Hello, my dear students. Today we are going to discuss our chapter number 2 in SS, that is the First World War and the Russian Revolution. So, as we have discussed yesterday कि किस तरह से ब्रिटिश पीपल ने एक न्यू सी रूट फाइंड किया था, इंडिया के अंदर आके अपना सेटअप किया हुआ था। इंडिया की कौन सी ऐसी प्लेसेस थी कि जहाँ पे ब्रिटिश पीपल ने अपनी कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश किया हुआ था, लाइक पौंडीचेरी, गोवा, कराईकल, माहे एक्सेट्रा ऐसी प्लेसेस थी कि जहाँ पे ब्रिटिश पीपल ने आके अपना सेटअप किया था। तो इस चैप्टर के अंदर जब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यूरोपियन पीपल जैसे कि डच है या फिर इंग्लिश पीपल है, फ्रेंच पीपल है, जो इंडिया के अंदर ही नहीं एंटायर एशिया के अंदर आके अपना जो कॉलोनी सेटअप की हुई थी, उनकी ग्रीड यानी कि लालच ने उन्हें अफ्रीका तक लेकर गई। और बहुत सारी ऐसे यूरोपियन नेशंस थे जिन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड करना चाहा और जिसी की वजह से रेवोल्यूशन हुए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। हम बहुत बार ये तो सुन लेते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो कौन से ऐसे इसके बेसिक रीजंस हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था एंड रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, तो दैट वी आर गोइंग टू सी in our this chapter. The yearning, let's see what's the introduction of this chapter says. The yearning of the Western European countries for expansion of the empire and acquire new territories resulted in these countries going to Asia and Africa. As I have said कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने अपना एम्पायर जब एक्सटेंड करना चाहा तो उन्हें न्यू टेरिटरीज़ यानी कि कॉलोनीज़ की रिक्वायरमेंट हुई। अपना जो एरिया है वो उन्हें एक्सटेंड करना था। तो इनिशियली जैसे ये इंडिया में आए थे, इसी तरह से बहुत कंट्रीज़ में जाके इन्होंने अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपांड किया। ये सिर्फ एशिया में ही नहीं आए थे, अफ्रीका के भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ थे जिनके अंदर जाके इन्होंने अपना रूल किया। Thus they established their colonies and expanded their rule. Consequently, there arose a competition between European nations to establish colonies. और इसी को लेकर एक कंपटीशन चलने लगी यूरोपियन नेशंस के बीच में कि किस तरह से कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश किया जाए। नाउ कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश करना यहाँ पे इट डज ओनली मीन्स कि किस तरह से अपनी टेरिटरी को हम एक्सपांड कर रहे हैं। और यूरोपियन पीपल ने ये बहुत अच्छी तरह से किया हुआ था कि इंडिया के ऊपर इन्होंने अराउंड 200 ईयर्स तक रूल किया। कोई भी ऐसा अफ्रीका का कंट्री नहीं था कि जहाँ पे यूरोपियन पीपल ने रूल ना किया हो। And because of this greed for colonization among the Western European nations caused the economic, social, and cultural ruin of the Asian African countries. The result of this on world politics was such that the First World War, Bolshevik Revolution in Russia, etc. took place. और इसी ग्रीड को लेकर जो वेस्टर्न यूरोपियन के नेशंस थे उन्होंने इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ को रुइन कर दिया, यानी कि बहुत ख़राब तरह से बर्बाद कर दिया। और इसी का रिज़ल्ट जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे ये पड़ने लगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स बहुत ख़राब हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ रशिया के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट दीज डिटेल्स कि इसकी डिटेल्स क्या है। नाउ आवर न्यू टॉपिक इज़ वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनलाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका। वेस्टर्न यूरोप कौन से कंट्रीज़ थे, कॉलोनलाइजेशन किस तरह से हुआ एशियन अफ्रीका के अंदर, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ वांटेड टू एक्सपांड देयर एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका। जो वेस्टर्न यूरोपियन की कंट्रीज़ थी उन्हें अपना एम्पायर एक्सपांड करना था एशिया अफ्रीका के अंदर। देयर ग्रीड फॉर कॉलोनलाइजेशन डिड नॉट स्पेयर इवन देयर नेबरिंग कंट्रीज़। उन्हें जब अपना एम्पायर यानी कि राजपाट एक्सटेंड करना था तो उनकी इसी लालच को उन्होंने अपने नेबरिंग यानी कि पड़ोसी देश को भी उन्होंने माफ़ नहीं किया। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि स्पेन हैड टेकन ओवर नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड लक्सेमबर्ग। लेटर ऑन सम ऑफ देयर प्रोविंसेस वे आर कैप्चर्ड बाय द फ्रांस। When the Portuguese king died without an heir,
पोर्टुगल केम अंडर द रूल ऑफ द स्पेनिश किंग बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन। यहाँ बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है कि स्पेन जो है उसका कंट्रोल नीदरलैंड ने ले लिया था, नीदरलैंड का कंट्रोल स्पेन ने ले लिया था, बेल्जियम और लक्समबर्ग का भी। और इसी तरह से जब पोर्टुगल कंट्री के किंग की डेथ हो गई थी तो उसका कोई हायर नहीं था, यानी कि कोई प्रिंस नहीं था, उसका कोई बेटा नहीं था, तो स्पेनिश किंग ने उसका रूल ले लिया था अपने अंडर में बिकॉज उसका ब्लड रिलेशन हुआ करता था स्पेनिश किंग के साथ में। एंड सो फॉर 6 decades the monopoly of establishing colonies in non-European countries was with Spain। और इसी तरह से 6 decades यानी कि 60 years तक लेकर ये समझ में आता है कि स्पेनिश कंट्री उसने नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर अपनी कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश किया। एंड सिमिलरली इटली एंड जर्मनी, ये भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, बिकम द विक्टिम ऑफ द ग्रीड ऑफ फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने इटली और जर्मनी स्टेट्स को अपने अंडर में कर लिया। When the European powers were tightening their grip over the Asian and African nations, many of the European nations which had become free following the footsteps of England made many of the Afro-African nations their colonies। और जहाँ हम बात कर रहे हैं कि यूरोपियन नेशंस ने एक दूसरे को अपने कॉलोनीज़ के अंडर में करना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पे इंग्लैंड दूसरी तरफ एशिया के अंदर यानी कि इंडिया में, श्रीलंका में, नेपाल में एक्सेट्रा कंट्रीज़ के अंदर अपनी एंट्री को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा था। और धीरे धीरे करके एशिया और अफ्रीका में जब इंग्लैंड ने एंट्री करना स्टार्ट कर दी तो बाकी सारे यूरोपियन नेशंस को भी जब ये पता चला तो उन्होंने भी अपनी एंट्री को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। और लेटर ऑन फ्रांस, पोर्टुगल एक्सेट्रा पीपल केम इन एशिया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कलोनलिज्म इन एशिया। एशिया में जो एक कंटिनेंट है किस तरह से लेकर यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के पीपल आए। तो आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्रिप ओवर इंडिया, इंग्लैंड एक्सपांडेड इट्स एम्पायर इन श्रीलंका। इंडिया में बहुत अच्छी तरह से ग्रिप बनाने के बाद में इंग्लैंड ने धीरे धीरे करके श्रीलंका में एंट्री की, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया। इंग्लैंड एंटर्ड चाइना ऑल्सो। इंग्लैंड ने एक बार चाइना के अंदर भी रूल किया हुआ है, बट ड्यू टू द ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना देयर वेर वॉर्स विच केम टू बी नोन एज ओपियम वॉर्स इन हिस्ट्री। और ओपियम का ट्रेड यानी कि एक ऐसा मटेरियल होता है, उसके ट्रेड को लेकर इंग्लैंड और चाइना के बीच में जो वॉर हुआ था वो 3 years के लिए चला था। तो इसी रीज़न की वजह से इंग्लैंड ने अपने फुट स्टेप्स यानी कि कदम पीछे हटा लिए चाइना से लेकर। चाइना लॉस्ट दिस वॉर एंड thereby lost 5 of its ports to England, where England could carry on their trade and thus expanded their empire। और इसी की वजह से इंग्लैंड ने अपने 5 पोर्ट्स लूज कर दिए थे ट्रेड को कैरी ऑन करने के लिए, एंड thus expanded their empire, और अपना एम्पायर धीरे धीरे करके एक्सटेंड करना स्टार्ट किया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइनाज वीकनेस, जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड अमेरिका ऑल्सो एक्वायर्ड ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट्स। और चाइना की वीकनेस को देखते हुए जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इन सभी कंट्रीज़ ने अपने पॉलिटिकल राइट्स का यूज़ करके अच्छी तरह से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया बाकी दूसरे कंट्रीज़ के साथ में। Enormous oil resources in the desert regions of Western Asia attracted the Europeans to establish colonies there। और जहाँ पे डेजर्ट रीजन्स जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, वेस्टर्न एशिया में जहाँ बहुत सारे ऑयल के रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एंड एक्सेट्रा जिनके रिसोर्सेज है, वहाँ भी यूरोपियन पीपल ने अपना रूल किया हुआ है। जैसे कि इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका एस्टैब्लिश्ड oil companies in Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain and made efforts to take care of their own interest। Now let us see what is colonialization in Africa। किस तरह से colonialism हुआ अफ्रीका के nations के अंदर
The Dutch established its colony for the first time at the end of 15th century in South Africa. डच पीपल ऐसे सबसे फर्स्ट थे जिन्होंने अपनी कॉलोनी को 15th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया था साउथ अफ्रीका में. आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज इन केप एंड अल्जीरिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली. फिर इंग्लैंड और फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया केप और अल्जीरिया कंट्रीज़ के अंदर नॉर्थ अफ्रीका की. And the vast provinces of Africa seemed quite suitable for acquiring raw material and selling ready products post-industrial revolution, because of which European countries competed to establish colonies. और जिस तरह से टाइम स्पेंड होने लगा वैसी अफ्रीका की जो भी प्रोविंसेस थी, जितनी एरियाज थी, वहाँ के स्टेट्स थे, कंट्रीज थे, या जितने हेडक्वार्टर्स थे, उन सब के ऊपर ब्रिटिश पीपल का रूल होने लगा, या फिर कोई ना कोई यूरोपियन नेशंस थे जिनका रूल होने लगा. King Leopold of Belgium seized the vast provinces of Congo and established its rule. किंग कॉन्गो ने भी अपना जो वास्ट रूल था वो साउथ अफ्रीका के ऊपर कॉन्गो के अंदर एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया. इंग्लैंड एस्टैब्लिश इट्स कॉलोनीज इन इजिप्ट, some provinces of East Africa and some of the South Africa. इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज को ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के अंदर एस्टैब्लिश किया. France established its colonies in Tunisia, Morocco, and Western Africa provinces. Germany established its empire in some provinces of East and West Africa. Italy captured the African provinces around the Red Sea. डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन कि कैसे अलग अलग यूरोपियन के जो नेशंस थे उन्होंने अपनी प्रोविंसेस को एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया था अफ्रीका के अंदर. एंड नाउ स्पेन एंड पोर्टुगल आल्सो सीज्ड सम प्रोविंसेस ऑफ द अफ्रीका. स्पेन एंड पोर्टुगल ने सीज कर ली थी, यानी कि इन प्रोविंसेस को अफ्रीका के अंदर कंट्रोल कर लिया था. A conference for the European nations was held in Berlin. European nations की एक conference हुई बर्लिन के अंदर in the year 1884. In the midst of this competition to establish colonies. ये जब कंपटीशन चल रही थी यूरोपियन नेशंस की कि किस तरह से एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर अपने रूल को ज़्यादा से ज़्यादा एस्टैब्लिश किया जाए, तब एक मीटिंग रखी गई थी जिस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वर डिवाइडेड अमॉन्ग द यूरोपियन नेशंस एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस. किस तरह से फिर अफ्रीका की जितनी भी टेरिटरीज बाकी रहती हैं उन सबको डिवाइड कर देना इक्वली इस कॉन्फ्रेंस के एंड होने के बाद में. Thus the colonial dominance of different European nations was established over the entire Africa. और धीरे धीरे करके जो कॉलोनियल डोमिनेंस था वो एंटायर अफ्रीका के अंदर स्प्रेड होने लगा था. वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस पैराग्राफ कि किस तरह से अफ्रीका यूरोपियन के जो नेशंस थे उन्होंने एशिया में एंट्री की, फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर एंट्री की. वन बाय वन कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि जो एरियाज़ बाकी रहते हैं उनको इक्वली डिवाइड कर देना यूरोपियन नेशंस के अंदर. फिर while on one hand the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories, on the other hand Germany and Italy had completed the process of its respective political unification. Thus the unified Germany plunged into the competition of industrialization, commercialization, and colonialization. Thus, these quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically, economically, and socially, due to which their development had stopped. This had led to the First World War. यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एक तरफ जब ग्रीडी यूरोपियन नेशंस अपनी कॉलोनीज़ को एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के अंदर एक्सपांड करते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और इटली जो दो पावरफुल कंट्रीज हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्होंने अपना पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया, यानी कि पॉलिटिकली वहाँ की जो भी गवर्नमेंट हुआ करती थी वो साथ में हो गई थी जर्मनी और इटली की. एंड जो यूनिफाइड जर्मनी था उसने कंपटीशन देना शुरू कर दी बाकी सारे कंट्रीज़ को इन द फील्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इट मीन्स कि किस तरह से फैक्ट्रीज़ को एस्टाब्लिश करना है वहाँ पे. कमर्शलाइजेशन मीन्स कैसे उसका कमर्शियल करना है, एडवर्टीजमेंट एंड जो एक्टिविटीज़ है वो करनी है. कलोनलाइजेशन जर्मनी का कैसे होना चाहिए वहाँ के गवर्नमेंट ने वो डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया. और धीरे धीरे जैसे ग्लोबल फिनोमेना चेंज होने लगा, यानी कि वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन पॉलिटिकली जब चेंज होने लगी,
तो सारे कंट्रीज जो थे वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली एक्सप्लॉइट होने शुरू हो गए। उनका डेवलपमेंट भी स्टॉप हो गया, यानी कि जो प्रोग्रेस था वो स्टॉप हो गया। और इसी का एक रिजल्ट बताया हुआ है कि जब इन कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट स्टॉप हो गया, जब इन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू कर दिए, तो वहीं से लेकर शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें डिस्कस किया गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कॉज हुआ था। तो लेट्स सी अबाउट द इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. Many factors were responsible for this. The First World War began on 1st August 1914. Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty, and according to this, France had to pay a war fine as well as give away two of its provinces, Lorraine and Alsace, to Germany. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सबसे मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग और अनफॉरगेटेबल यानी कि कभी न भूला जाने वाला बोला जाता है, जो कि बिगिन हुआ था 1 अगस्त 1914 को। और जर्मनी ने फ्रांस को एक सेडान वॉर जब हुआ था वहाँ पे उस वॉर के अंदर हराया हुआ था, यानी कि डिफीट किया हुआ था। और फ्रांस को जब फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी इन द ईयर 1871, और इसी की रीज़न से फ्रांस को वॉर फाइन भी पे करना पड़ा था, एज वेल एज उसके जो प्रोविंसेस थे लोरेन एंड अल्सैस, जो नेम दिए हुए हैं, ये वहाँ की प्रोविंसेस के नेम है, वो जर्मनी को देने पड़े थे। और इसी का ये रीज़न है कि फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलिएशन। और जो झटका फ्रांस को लगा था अपनी दो प्रोविंसेस देने के बाद में, वो झटका उससे टॉलरेट नहीं हो पाया। और फ्रैंकफर्ट ट्रीटी जो इटसेल्फ है, वही कॉज बताया हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। एंड द एंड ऑफ द वॉर सोड द सीड्स ऑफ द फ्यूचर वॉर। और यही नहीं, जब 1914 से लेकर 1918 तक वॉर कंटिन्यू हुआ 5 इयर्स तक, तो ये नेक्स्ट वॉर के भी सीड्स सो कर दिए इसने। यानी कि ये माना जाता है कि 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, तो सेकेंड वॉर की प्रिपरेशन होने लगी थी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 ईयर के अंदर। अब हम देखें कि इसके कौन से कॉजेज है। तो फर्स्ट कॉज है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स हमें वो बताते हैं कि जब सारे यूरोपियन कंट्रीज अपना रूल एस्टाब्लिश करने में लगे हुए थे, अपनी कॉलोनीज को एस्टाब्लिश करने में लगे हुए थे, बाकी सारे अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज़ के अंदर, तो अपनी कंट्री के अंदर जो उनकी इकोनॉमिक पोजीशन थी, वो इकोनॉमिक पोजीशन वो बहुत ब्रोकन होती जा रही थी, नीचे गिरती जा रही थी। और इसी के रीज़न से इसकी का ये रीज़न है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉज हुआ। नेक्स्ट इज मिलिट्रलिज्म. Military force was necessary and important for the competition that the European nations got into. For expansion, England, France, Austria, Russia, etc. had begun expanding their military power, while in countries like Japan, Italy, and Germany, compulsory military training had started. Production of weapons was increased under the pretext of self-defense. Thus, militarism got an impetus, and military competition added to economic competition create a serious atmosphere of war. नेक्स्ट वन कि अगर हम देखें कि यहाँ जो मिलिट्रलिज्म फोर्स दिया हुआ है, जब इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एक्सेट्रा जैसे कंट्रीज़ ने अपनी मिलिट्री पावर्स को एक्सपांड करना स्टार्ट किया, तो अंदर अंदर कंट्रीज़ के बीच में ये कंपटीशन होने लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी के अंदर जॉइंट हो। तो इसी को भी एक कॉज माना जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। नेक्स्ट वन इज़ द ग्रुपिज्म और सीक्रेट ट्रीटीज। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बहुत सारे कंट्रीज अंदर अंदर दुश्मन हो गए थे, ग्रुपिज्म होने लगा था। कुछ कंट्रीज जो पहले दुश्मन हुआ करते थे वो साथ में हो गए, या कुछ कंट्रीज जिनके बीच में अच्छा रिलेशन होता था तो वो एनिमी बन गए थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। तो इसी को भी ये रीज़न बताया जाता है कि जो सीक्रेट ट्रीटीज अंदर अंदर साइन की गई थी, इससे वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट वन इज़ फीलिंग ऑफ द फियर्स नेशनलिज्म, कि जब राष्ट्रवाद की फीलिंग, नेशनलिज्म का मीनिंग इज राष्ट्रवाद, तो जब राष्ट्रवाद की फीलिंग जागृत करने की बारी आई थी इन नेशंस के अंदर, तो बहुत से पीपल ऐसे थे वर्ल्ड वॉर 1 के अकॉर्डिंगली जिन्होंने अपनी कंट्रीज़ का साथ ना दिया।
वो भी एक रीज़न बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ द न्यूज़पेपर्स। द न्यूज़पेपर्स ऑफ द यूरोपियन नेशंस aroused so much of the hatred among people with their mutual derogatory, proactive, exaggerated, and false write-ups by spitting venom against rival nations that the rulers of the respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony। जब न्यूज़पेपर्स का रोल ये हुआ करता था कि किसी भी कंट्री की इमेज को पॉजिटिव बताया जाए, तो इन्होंने फॉल्स या फिर मिसलीडिंग गलत इंफॉर्मेशन को प्रिंट करके न्यूज़पेपर्स के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर अंदर इस तरह से नेगेटिव भावना पैदा कर दी थी कि जो एक रीज़न बताया जाता है वर्ल्ड वॉर 1 का। एंड नेक्स्ट वन इज़ फिलोसफी अबाउट द वॉर। अब ये फिलोसफी थी कि न्यूज़पेपर सॉरी द पॉलिसी ऑफ द वॉर इज़ वेलफेयर took root in the Europe. The German writer Trotsky published maxims like only the mighty deserve to live and war alone is the national deed. Nietzsche, German writer, expressed war as a sacred work. अब यहाँ पे जो फिलोसॉफी थी वॉर की, यानी कि जो इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया गया था वॉर के लिए, वो पॉजिटिव बताया जाता है। वहाँ का एक राइटर था, जर्मन राइटर, उसने ये बताया हुआ है कि सभी कंट्रीज़ का अगर साथ में रिलेशन एस्टाब्लिश करना है तो वॉर ही एक रास्ता हो सकता है, या फिर झगड़ा ही ऐसा रास्ता हो सकता है जो सबको साथ में लेकर चल सकता है। तो ये जो फिलोसॉफी थी वो बहुत ही नेगेटिव थी, और इसी नेगेटिविटी की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 कॉज हुआ था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब कॉज हुआ था, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसकी क्या इफेक्ट थी। In the First World War, 24 nations supported the Allied nations and four nations supported the Axis nations. Now let's see first कि what are the Allied nations and the Axis। जहाँ पे एक्सिस नेशंस की बात हो रही है, तो ये वो नेशंस है जो कि रोम, बर्लिन, टोक्यो जिससे एक एक्सेस बनता है, इन नेशंस को बुला हुआ है। एंड वेर एज द एलाइड नेशंस आर कंसर्न, तो दीज नेशंस वेयर द powerful nations at that time in the First World War, like the Britain nation, the France, the Germany, the Italy, the United States of America, etc. were these nations। अब इसी के रीज़न की वजह से ये पूरा जो वर्ल्ड था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। नाउ it joined the French army, it fought many submarine wars and destroyed the ships of the Allied nations। इसने फ्रेंच आर्मी को रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया, बहुत सारी सबमरीन वॉर्स होने लगी थी, उसने शिप्स को डिस्ट्रॉय किया एलाइड नेशंस की। मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ द टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। बहुत सारे सोल्जर्स और कंट्री के ऐसे लोग हुआ करते थे जो डाई हो चुके थे पॉइजनस गैस और टैंक्स की वजह से। In 1917, the Russian Revolution started, so Russia withdrew from the war। 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो रशिया इस वॉर से बाहर निकल गया। इट मीन्स वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर निकल गया। Germany was very strong at this time. It managed to drown as American steamer Lusitania, in which 147 American soldiers died. Consequently, America joined the Allied nations for the war in April 1917। जब जर्मनी को बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता था एट दैट टाइम, तो उसने अमेरिका का एक स्टीमर जिसका नेम था ल्यूसिटानिया उसको रोक के 147 अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ डाई कर दिया। और इसी की वजह से अमेरिका भी एलाइड नेशंस में ज्वाइन हो गया अप्रैल 1917 में। और विद दैट कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सियाम जॉइन द एलाइड नेशंस। Thus the Allied nations become stronger. German army could not withstand the American troops। और उसी 147 सोल्जर्स का रिवेंज लेने के लिए अमेरिका ने ट्रूप्स भेज के जर्मनी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज्ड। वॉर की पूरी जो पोजीशन थी वो चेंज हो चुकी थी। बुल्गारिया इन सितंबर 1918, टर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 जॉइंड द एलाइड नेशंस। और बुल्गारिया, तुर्की और ऑस्ट्रिया भी अक्टूबर 1918 में एलाइड नेशंस में ज्वाइन हो गए। तो हियर वन थिंग इज़ फॉर क्लियर कि जो एलाइड नेशंस थे एज कम्पेयर टू द एक्सिस नेशंस वो ज़्यादा
स्ट्रांग होते थे। द जर्मन लीडर काइजर एब्डिक्टेड हिज पोजीशन एंड रैन अवे। जर्मन लीडर काइजर ने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया और वहां से चला गया। जर्मनी सरेंडर टू एलाइड नेशंस ऑन 11 नवंबर एंड साइन अ सीज फायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एन एंड। और लास्ट में जब जर्मनी ने 11 नवंबर को एक ट्रीटी साइन की जिसके अकॉर्डिंगली एक सीज फायर ट्रीटी थी और इसी के रीज़न से वर्ल्ड वॉर वन एंड हो गया। अब जनरली कोई भी वॉर एंड होने के बाद में उसकी कुछ इफ़ेक्ट्स होती है। लेट्स सी वर्ल्ड वॉर वन के बाद में क्या इफ़ेक्ट हुई है। तो फर्स्ट वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। जनरली वॉर एंड होने के बाद में बहुत पीपल डाई होते हैं और जो मटेरियल होता है, कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं, वो बहुत रूइन हो जाते हैं। तो यही हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। बहुत वुमन ऐसी थी वॉर के अंदर जो विडो बन चुकी थी, बहुत चिल्ड्रन ऐसे थे जो ऑर्फन बन चुके थे, बहुत लोगों की फैमिलीज जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। सोशल चेंज ये आया कि फैमिली और फैमिली के जितने पीपल थे जिनका ऑक्यूपेशन था वो ऑक्यूपेशन चला गया। कंट्री की जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वो चेंज हो चुकी थी। द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के अकॉर्डिंगली जर्मनी के बहुत सारे पीपल ऐसे थे जो कि अनएम्प्लॉयड यानी कि पैसे नहीं कमा सकते थे और इसी की वजह से जो वॉर के बाद में सिचुएशन हुई थी वो अंदर अंदर स्टारवेशन हो गया था, यानी कि लोग खाना खाने के लिए तरसते थे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ये होने लगी कि there was a feeling of revenge in signing the treaty with the nations that they were defeated in the war. Peace could not be established with the treaty. जब ये वॉर एंड हुआ तो बहुत कंट्रीज के बीच में ये रिवेंज था, बदला लेने के लिए उन्होंने सोचा हुआ था और इसी का रीज़न है कि एक न एक दिन वर्ल्ड वॉर टू होना ही था, जो कि आफ्टर 30 years हुआ। इट इज़ इन द ईयर 1939, and that's why it can be said that the reason for the Second World War was in the peace process of the First World War itself। और कंट्रीज़ के अंदर जो पीस यानी कि शांति थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और जिसका रीज़न ये निकला लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जाके बहुत बुरी तरह से कंट्रीज़ की जो पोजीशन थी वो रुइन हो गई थी। और नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे फिनिश हुआ और नेक्स्ट पार्ट इज द रशियन और द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। The Russian Revolution is considered as an important event in the world history. The Russians had been oppressed and suppressed by the Czar of Russia. The Russian Czars who inherited the position were all dictators and enjoyed uncontrolled rule over the people. ये रूल ये रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था, इट वाज द ईयर 1917, जब एक तरफ यूरोपियन नेशंस वर्ल्ड वॉर कर रहे थे, दूसरी तरफ रशिया के अंदर ये रेवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले जो पीपल थे वो थी सीजार पार्टी, जिनको लीड करते थे सब जो पीपल थे वो डिक्टेटर हुआ करते थे, यानी कि तानाशाह होते थे, जो जिन्होंने अनकंट्रोल रूल इंजॉय किया था रशिया के अंदर। पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। पीपल यानी कि वहाँ के लोगों को कोई भी राइट नहीं थे, जितने राइट्स थे वो सब सीजार पीपल यानी कि डिक्टेटर्स को होते थे। The Caesars were so cruel and pitiless on people that if anyone demanded for any rights, he was tortured, suppressed, and severely punished or condemned to be sent to the bone chilling and dead cold of Siberia. This uncontrolled and oppressive Caesardom became the reason for grief, poverty, and suffering among the people. The Russian farmers, laborers, and peasants were not getting enough income despite working very hard. They become very poor. और इसी की सिजार पीपल की वजह से इतने क्रूअल हुआ करते थे ये पीपल कि जिनकी वजह से वहाँ पे काम करने वाले लोगों को अच्छी तरह से लेबर नहीं मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे, जितना हार्ड वर्क करते थे उसके सामने उन्हें रिटर्न नहीं मिलता था। और धीरे धीरे करके रशियन पीपल के अंदर ग्रीफ यानी कि दुख बढ़ता गया, पॉवर्टी मीन्स गरीबी बढ़ती गई। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ Father Gapon, a large rally was taken out to the Caesar residence, Winter Palace, 22nd January 1905, Sunday. These people were unharmed, while some had the Caesar picture in hand, with captions like "Long live the little white lord of the Russia" written on it.
और अंडर द लीडरशिप यहाँ पे फादर गैपॉन के अंडर में एक रैली निकाली गई थी सिजार रेसिडेंस यानी कि सिजार पीपल जहाँ पे रहते थे 22 जनवरी 1905 को जो संडे का दिन था। और उनके हाथ में स्लोगन्स थे जो कि बताया हुआ है लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ द रशिया। The Caesar army opened fire on these innocent people, because of which thousands of innocent people died, and snow in Petersburg, where the Caesar's palace was situated, turned red with blood. This Sunday is known as the Bloody Sunday. और जो innocent people थे जिन्होंने रैली निकाली थी सिजार पीपल के खिलाफ, जो उनके रेसिडेंस के सामने गए थे, वो सब के सब अनहार्म थे, यानी कि उनके हाथ में किसी भी तरह के हथियार नहीं थे। और सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की एक प्लेस है जहाँ पे एंटायर ईयर स्नो कवर होता है। तो ये देखते हुए सिजार पीपल ने उनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, और देखते ही देखते जो वाइट कलर का स्नो था वो ब्लड से लेकर रेड हो गया, और इसी डे को एक ब्लडी संडे भी माना जाता है। Around this time, a large number of Russians got provoked and become restless as the weakness of the Caesardom had become obvious. When a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russian-Japan War, in order to pacify the angry Russian, an announcement to call for a Duma legislative assembly, which had been called for years, was made. Eventually, four such Duma were called, but before it can take steps to satisfy the citizen, it had been called off. और फिर देखते ही देखते धीरे धीरे जापान ने भी रशिया के साथ एक वॉर किया हुआ था, जिसके अंदर रशिया को डिफीट यानी कि हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक असेंबली बना दी, जिस असेंबली के अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब सिजार पीपल जो है वो अच्छे से लिव करेंगे रशिया के अंदर। पर फिर वही असेंबली को फिर टर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया। एंड लेटर ऑन 8 मार्च 1917 द ऑप्रेस्ड वर्कर्स ऑफ पेट्रोग्रेड कॉल फॉर अ स्ट्राइक। और देखते ही देखते जो पेट्रोग्रेड रशिया की प्लेस है वहाँ के वर्कर्स ने स्ट्राइक की। एंड द लास्ट टॉपिक इज एफर्ट्स फॉर द वर्ल्ड पीस। जब वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गया तो कुछ एफर्ट्स किए गए वर्ल्ड पीस करने के लिए, यानी शांति के लिए। इसके एम जो थे वो एम था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना था। एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ अदर नेशंस। हर एक नेशन को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी थी। टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ द वॉर, जो वॉर की पॉलिसी थी उसे स्टॉप करना था। टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशन टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन और mediation, and if any nation ignores the League of Nations or its mediations, it would be declared as rebel nations। और सभी नेशंस को इंटरनली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई वॉर नहीं करना था। और इसी की वजह से जब ये ट्रीटी साइन होने लगी तो वर्ल्ड वॉर वन का जो टॉपिक हुआ करता था वर्ल्ड के अंदर वो शांत हुआ। बट लेटर ऑन इस टॉपिक को फिर से टर्म किया गया, जिससे सेकंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुआ था, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। होप you will see and listen the chapter, and along with this I will send you the exercise question answers. Thank you.